इस कहानी की शुरुआत होती है किसी बूढ़ी औरत को दिखाते हुए, जिसे फिलहाल अपनी सुविधा के लिए हम ग्रैनी कहकर बुलाने वाले हैं। हम देखते हैं कि रात के इस अंधेरे में ग्रैनी ब्लैक मैजिक जैसा कोई रिचुअल करने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए वो किसी डेड बॉडी के बाल और नाखून काटकर उसको किसी लाल रंग के लिफाफे में डाल देती हैं। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें अगले सीन में किसी जिम के अंदर वर्कआउट करते हुए कुछ लड़के दिखाए जाते हैं। यहीं पर हम इस कहानी के मेन लीड मिंगू को देखते हैं, जो काफी मेहनत से एक्सरसाइज कर रहा था। उसके बगल में एक्सरसाइज करने वाला एक लड़का, जो शायद गे था, मिंगू को अपनी अदाओं से लुभाने लगता है। इसके बाद जब वो अपने कपड़े बदलने के लिए चेंज रूम में जाता है तो उसका पीछा करते हुए मिंगू भी वहां पर पहुंच जाता है। वो लड़का सोचता है कि आज शायद उसका काम बन गया, लेकिन इससे पहले कि इन दोनों के बीच कुछ हो पाता, अचानक से ही मिंगू उसे पटक कर गिरफ्तार करने लगता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि मिंगू असल में एक पुलिस वाला है, जो इस अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आया था। पुलिस वालों को ऐसी खबर मिली थी कि ये लड़का ड्रग्स कंज्यूम करने के साथ साथ उसे बेचता भी है, और यही वजह थी मिंगू के इस जिम के अंदर आने की, ताकि वो इस बंदे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर सके। फिर अगले सीन में हम मिंगू को उसके पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं। वैसे तो ये लड़का अभी पूरी तरह से सिंगल है, लेकिन यहीं पर काम करने वाली एक पुलिस ऑफिसर है लिन, जिसको मिंगू अंदर ही अंदर चाहता है। लेकिन ये लड़की मिंगू को कुछ खास भाव नहीं देती, क्योंकि लिन को ऐसा लगता है कि उसके अच्छे काम करने के बाद भी उसको मिंगू जितना क्रेडिट नहीं दिया जाता। कुछ देर बाद इनका सीनियर ऑफिसर इन्हें बताता है कि हमें ड्रग्स बेचने वाले उस आदमी का पता लग चुका है, जिसके तलाश में ये लोग पिछले कई महीनों से लगे थे। उसका पीछा करने के लिए लिन भी मिंगू के साथ जाती है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही लंबा और खतरनाक टाइप का कार चेस सीन दिखाया जाता है, और एक समय तक तो इन्हें लगा था कि शायद ये क्रिमिनल बचकर भागने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन एक जगह पहुंचकर उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी गाड़ी किसी पार्क में जाकर गिरती है। ये दोनों ही लोग उसे पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार इसमें लिन को सफलता मिलती है। अब क्योंकि उस क्रिमिनल को लिन ने पकड़ा था, तो मिंगू का काम होगा यहाँ मौजूद सारे सबूतों को इकट्ठा करना। इसीलिए वो इस पार्क के अंदर मिले सारे सबूतों और नशीली चीजों को किसी बैग के अंदर डालने लगता है। फिलहाल जब वो इन सारी चीजों को उठा ही रहा था, तो वहाँ पार्क के अंदर उसे एक रेड कलर का लिफाफा भी नजर आता है। अब वो ठहरा एक पुलिस वाला, तो उस लिफाफे को भी सबूत के तौर पर उठा लेता है। वो देखता है कि इस लिफाफे के अंदर एक लड़के की फोटो के साथ साथ कुछ कटे हुए नाखून और बाल जैसी कुछ और भी अजीबोगरीब चीजें हैं। इसी बीच वो बूढ़ी औरत ग्रैनी अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आ जाती है, जिसको हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था। ये सब लोग मिंग को न जाने किस बात की बधाई देते हुए कहते हैं कि तुम ही वो इंसान हो जिसको भगवान ने इस नेक काम के लिए चुना है। दरअसल बात यह है कि इस ग्रैनी का एक पोता हुआ करता था मायो, जो अभी कुछ महीनों पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। मायो असल में गे था और मरने से पहले वो शादी भी करना चाहता था, लेकिन अचानक से हुए उस एक्सीडेंट में मर जाने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। तो ग्रैनी का ऐसा मानना है कि जब तक वो अपने मरे हुए पोते की शादी नहीं करवा देती, तब तक शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। असल में इस पूरे कॉन्सेप्ट को घोष मैरिज कहते हैं, यानी कि किसी मरे हुए इंसान की शादी किसी जिंदा इंसान से करवाई जाती है। और वैसे भी ग्रैनी का पोता मायो एक गे था, तो जाहिर है कि उसकी शादी किसी लड़के से ही करवाई जाएगी, और इसीलिए ग्रैनी और उसके दोस्तों ने इस लिफाफे को यहाँ रखा था, ताकि जो कोई भी लक बाई चांस इस लिफाफे को उठाएगा तो काले जादू के नियमों के अनुसार उसे ही मायो से शादी करनी होगी। मिंग कहता है कि ये क्या बकवास है, मैं इन चीजों को नहीं मानता, और वैसे भी एक गे के साथ शादी करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। ग्रैनी उसे समझाती है कि किस्मत ने तुम्हें इस काम के लिए चुन लिया है, और अगर तुमने इससे बचकर भागने की कोशिश की तो आने वाले दिनों में बैड लक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मिंग को इनकी बातें किसी कॉमेडी जैसी लगती हैं, इसलिए वो इन पर बिना ध्यान दिए तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब मिंग अपने पुलिस स्टेशन वापस लौटता है, तो अपने डेस्क के ऊपर सेम उसी तरह का लाल लिफाफा रखा हुआ देखता है। इसे देखकर वो हैरानी के साथ साथ थोड़ा डर भी जाता है, और इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे उस लिफाफे को उठाकर तुरंत ही डस्टबिन में फेंक देता है। खैर कुछ देर बाद उससे मिलने के लिए उसका बॉस आता है। वो आज के काम के लिए मिंग की तारीफ करता हुआ कहता है कि मैंने बोनस के तौर पर लाल लिफाफे में तुम दोनों को कुछ पैसे रख के दिए थे। तो अब मिंग को याद आता है कि उस लाल लिफाफे के अंदर तो उसका बोनस रखा हुआ था, लेकिन अब तक तो साफ सफाई करने वाला आदमी इस पुलिस स्टेशन के कचरे को ले जा चुका था। तो उसे ढूंढने के लिए मिंग तुरंत पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। इसी दौरान जब वो कचरे वाली गाड़ी का पीछा कर रहा था, तो अचानक से ही वहाँ गुजरती हुई एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पैसे तो वैसे भी उसके हाथ से निकल चुके थे, और अब उसका पीछा करते समय उसका एक्सीडेंट भी हो गया। खैर किसी तरह वो अपनी मरहम पट्टी करवा के पुलिस स्टेशन वापस आता है। उसका सीनियर ऑफिसर अपनी टीम को समझा रहा था कि कल तुम लोगों ने ड्रग्स बेचने वाले जिस आदमी को पकड़ा था, वो असल में कैंग नाम के एक बहुत पुरानी क्रिमिनल के लिए काम करता है। इस आदमी पर हमारी पिछले कई सालों से नजर रही है, लेकिन पक्के सबूत ना होने की वजह से वो हमारे हाथ नहीं लगता। इसके बाद इनका पुलिस चीफ मिंग को मिलने के लिए बुलाता है। असल में मिंग ने जिम जाकर जिस लड़के को पकड़ा था, वो इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। इसी वजह से ये पुलिस चीफ मिंग को काफी डांट लगाता है, क्योंकि मिंग ने उसे पीटने के साथ साथ उसके गे होने का मजाक भी उड़ाया था। खैर इन सब के अलावा कुछ और भी ऐसी चीजें होती हैं, जिससे धीरे धीरे अब मिंग को भी समझ में आने लगा था कि उसका लक अब सच में खराब हो चुका है।
एक के बाद एक उसके साथ ऐसी कई चीजें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं बैड लक की तरफ ही इशारा करती हैं। तो आखिरकार वो उस ग्रैनी की बात मानकर उनके मरे हुए पोते मायो से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। अब ये असल में एक घोस्ट मैरिज है, तो मरने वाले आदमी की जगह उसका एक पुतला बनाकर रखा गया था। ये पूरा रिचुअल बड़ा ही अजीबोगरीब टाइप का था और कई बार तो मिंग का मन करता है कि वो ये सब कुछ छोड़कर भाग जाए, लेकिन अब वो किसी भी तरह अपने बैड लक को गुड लक में बदलना चाहता था। इसी दौरान अचानक से यहाँ पर मायो के फादर भी आ जाते हैं। उनको अपनी माँ का अंधविश्वास और इस तरह की चीजों में बिलीव करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन आखिरकार किसी तरह ये शादी कंप्लीट होती है। इसके बाद ग्रैनी मिंग को मायो के फ्लैट पर लेकर जाती हैं और उसे बताती हैं कि इस रिचुअल के मुताबिक तुम्हें आने वाले 5 दिनों तक यहीं पर रहना होगा। तो उनकी बात मानकर मिंग वहीं पर रहने लगता है। उन सब लोगों के जाने के बाद जब मिंग नहाने के लिए जाता है तो उसे एहसास होता है कि इस घर में उसके अलावा शायद कोई और भी है। कुछ ही देर में उसका शक बिल्कुल सही साबित होता है और उसे पता चलता है कि मायो का भूत भी इसी घर में रहता है। उसे देखते ही मिंग काफी डर जाता है और उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी लाइफ में ये सब चल क्या रहा है। मायो उसे बताता है कि सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो क्योंकि हम दोनों की घोस्ट मैरिज हुई है और अब क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है तो बेहतर होगा कि तुम मुझे हबी कहकर बुलाओ। मिंग को तो गे लोग वैसे भी पसंद नहीं और अब मायो के भूत को अपने सामने देखकर तो उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। फिर मायो उसे डराने के लिए एक बहुत ही भयानक सा रूप धारण कर लेता है और इसके बाद वो मिंग की बॉडी को पजेस भी कर लेता है, यानी कि वो मिंग की बॉडी के अंदर घुस के उससे जो चाहे वो करवा सकता था। और इसी बात का ट्रेलर देने के लिए वो मिंग की बॉडी को पजेस करके उसे बिना कपड़ों के ही बाहर ले जाता है। यहाँ पर वो एक पुलिस वाले के सामने उससे डांस भी करवाता है। तो कुल मिलाकर एक भूत होने की वजह से मायो के पास इतनी शक्तियां थी कि वो जैसे चाहे वैसे मिंग की वाट लगा सकता है। तो अब तक तो मिंग को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि इस भूत से निपट पाना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। फिर अगले दिन वो उस प्रीस्ट से मिलने के लिए जाता है जिसने उसकी मायो के साथ घोस्ट मैरिज करवाई थी। ये प्रीस्ट उसे बताता है कि वैसे तो मरने के बाद लोग यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर मायो का भूत अभी भी यहाँ पर मौजूद है तो जरूर ही इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मरने वाले आदमी की जरूर कुछ अधूरी इच्छाएं रह गई होंगी और जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक शायद वो यहाँ से नहीं जाने वाला। इसीलिए ये प्रीस्ट मिंग को सलाह देता है कि बेहतर होगा कि उससे लड़ने झगड़ने के बजाय तुम उसके साथ प्यार से डील करो और पता करो कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। मिंग को उसकी बात समझ आ जाती है। फिर इसके बाद वो अपने घर पर जाकर मायो से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और मायो भी उसे माफ करते हुए प्रॉमिस करता है कि वो आगे से कभी भी मिंग की बॉडी को पजेस नहीं करेगा। इसके बाद जब मिंग उससे उसकी अधूरी इच्छाओं के बारे में पूछता है तो मायो कहता है कि वैसे तो मेरी कई सारी अधूरी इच्छाएं हैं, जिसमें से एक तो यह है कि तुम क्लाइमेट चेंज को रोकने में मेरी मदद करो। और फिर इसके लिए वो मिंग से कुछ डोनेशन करवाने के साथ साथ रास्ते में पड़ा हुआ बहुत सारा प्लास्टिक और कचरा साफ करवाता है। मायो की दूसरी इच्छा ये थी कि मिंग उसके डॉग को पाल ले, तो इस बात पर भी मिंग आसानी से राजी हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिंग की तरह ही मायो का डॉग भी उसे देख सकता था। इसके बाद मायो उसे अपनी तीसरी इच्छा बताता है जो पहली 2 इच्छाओं के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मुश्किल थी। वो मिंग से कहता है कि तुम्हें मेरे घर जाकर ग्रैनी से मिलना होगा और वहाँ पर मेरे फादर से मेरा फोन लेकर उसके अंदर जितने भी अश्लील फोटो और वीडियोस हैं उन्हें डिलीट करना होगा। मिंग उसकी बात मानकर ग्रैनी से मिलने के लिए घर पर चला जाता है। अब ग्रैनी के लिए तो मिंग उसके दामाद जी जैसा था, इसलिए वो उसको पूरा सामान देती हैं। लेकिन मायो के फादर को ये घोस्ट मैरिज के साथ साथ गे रिलेशनशिप भी बकवास लगता है और इसीलिए पहले तो वो उसे कुछ खास भाव नहीं देते, लेकिन फिर जब उन्हें पता चलता है कि मिंग असल में एक पुलिस वाला है तो वो उसके साथ अच्छे से पेश आते हुए उसे कुछ बातें बताने लगते हैं। मायो के फादर कहते हैं कि पुलिस वालों ने उस एक्सीडेंट के सिलसिले में बिल्कुल भी अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की और तो और वहां पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को भी किसी ने डिलीट कर दिया। मैं आज भी उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसकी कार से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। मिंग उनको भरोसा दिलाता है कि वो अपनी तरफ से जो भी कर सकता है जरूर करेगा। इसके बाद वो किसी बहाने से उनसे मायो का फोन मांगता है। पासवर्ड ना पता होने की वजह से मायो के फादर आज तक इसे खोल नहीं पाए। मायो भी इस समय यहीं पर मौजूद था, तो उससे पासवर्ड पता लगने के बाद मिंग इस फोन को खोलकर वो काम कर देता है जिसके लिए उसे मायो ने यहाँ पर भेजा था। फिर इसके बाद वो इस फोन को दोबारा लॉक करके मायो के फादर को वापस दे देता है। फिर यहाँ से मायो के फ्लैट पर वापस जाते समय मायो उसको अपनी अगली विश बताता है। मायो की अगली विश ये है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कहना चाहता था कि मायो के मरने के बाद वो अपनी जिंदगी में अटका हुआ ना रहे और जितना जल्दी हो सके मुझे भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करे। अब क्योंकि मायो मर चुका है तो उसकी तरफ से ये पैगाम मोहब्बत मिंग को ही वहाँ पहुँचाना होगा। इसके बाद ये दोनों लोग मायो के पुराने बॉयफ्रेंड फ्रैंकी के घर पर जाते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर तो मायो का दिल एकदम से टूट ही जाता है। वो देखता है कि फ्रैंकी पहले से ही किसी दूसरे लड़के के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा है। मायो को इस बात का थोड़ा दुख लगता है कि आखिर कैसे कोई उसे इतनी जल्दी बुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। मिंग भले ही गे ना हो लेकिन इस आदमी के दर्द को समझ पा रहा था, इसीलिए वो उससे बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे चला जा रहा था। इसी दौरान फ्लैशबैक की एक स्टोरी में हमें मायो के मरने से पहले की कहानी दिखाई जाती है। मायो असल में काफी पहले से ही फ्रैंकी से प्यार करता था और क्योंकि इस देश के अंदर गे मैरिज अलाउ हो चुकी थी तो वो जल्द से जल्द उससे शादी भी करना चाहता था। मायो की ग्रैनी को तो
तो इस बात से कुछ खास ऐतराज नहीं था, लेकिन मायो के फादर को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो इस शादी से इनकार करने के साथ साथ मायो की बहुत बुरी तरह से डांट भी लगाते हैं और फिर उसी रात मायो अपना घर छोड़कर अपने पुराने फ्लैट की तरफ जाने लगता है। यहाँ रास्ते में उसने कई बार फ्रैंकी को कॉल भी किया, लेकिन फ्रैंकी ने उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। तो फाइनली वो एक सैड एंड इमोशनल टाइप की रील बनाकर फ्रैंकी को सेंड करना चाहता था, लेकिन इसी दौरान जब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो एक गाड़ी ने आकर जो ठोक दिया और फिर मौके पर ही मायो की मौत हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मायो के फादर आज भी अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में एक्सीडेंट करने वाले उस आदमी का पता लगाया जा सके। इसीलिए उन्होंने मायो के एक्सीडेंट से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स और उसका फोन, ये सब कुछ अब मिंग के हवाले कर दिया है ताकि किसी भी तरह उस अपराधी को सजा दिलाया जा सके। इसके बाद मिंग उस फोन को लेकर मायो के फ्लैट पर वापस आ जाता है। उसकी एक्सीडेंट से जुड़े हुए कुछ सबूतों को पाने के लिए वो मायो के फोन में बनाए हुए उस आखिरी रील को देखने लगता है जो उसने मरने से पहले बनाई थी। इसके अंदर एक्सीडेंट करने वाली वो गाड़ी का नंबर या उस ड्राइवर का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन इसमें ये जरूर नजर आता है कि उस समय वहाँ पर सामने की तरफ 2 गाड़ियां और खड़ी थी। तो ऐसा तो जरूर हो सकता है कि उन गाड़ियों के डैश कैम में एक्सीडेंट करने वाली उस गाड़ी का नंबर या ड्राइवर का चेहरा जरूर आया हो। इसके बाद पता चलता है कि उन 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी तो ड्रग्स बेचने वाले उस अपराधी की थी जिसे मिंग ने लिन के साथ पकड़ा था। मिंग जब उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है तो पता चलता है कि इस आदमी ने पुलिस स्टेशन में ही सुसाइड कर लिया, यानी कि अब इससे तो कुछ पता चल नहीं सकता। इसके बाद जब वो दूसरी गाड़ी को ट्रैक करके उसका पीछा करते हुए क्लब के अंदर पहुंचता है तो पता चलता है कि ये क्लब तो असल में गे लोगों का है। मायो के कहने पर मिंग खुद को भी एक गे की तरह ही दिखाता है और इसके बाद जब वो उस गाड़ी वाले आदमी के करीब जाने की कोशिश करता है तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये लड़का गे नहीं है। इसलिए मिंग को उससे मार खाने के साथ साथ बेइज्जत होकर इस क्लब से बाहर भी निकलना पड़ता है। इसके बाद जब ये दोनों मायूस होकर उस क्लब के बाहर बैठे आगे की प्लानिंग कर रहे थे तभी अचानक से ही लिन भी यहाँ पर आ जाती है। अब मायो तो ठहरा एक गे, तो लिन जैसी खूबसूरत लड़की को अपने इतने करीब देखकर उसका अनकंफर्टेबल होना तो लाजमी था। खैर इसके बाद मिंग को पता चलता है कि लिन भी असल में उसी आदमी का पीछा कर रही है जिसका पीछा करते हुए ये दोनों लोग यहाँ पर आए थे। ये मिंग को बताती है कि वो असल में कैंग का खास आदमी है और उसका पीछा करते हुए ही हम लोग कैंग के उस अड्डे तक पहुंच सकते हैं जहाँ पर हम कैंग को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ पाएंगे। लिन के पास तो इस केस पर काम करने की एक बड़ी वजह थी क्योंकि उसे कैंग को रंगे हाथों पकड़कर खुद को प्रूव करना था, लेकिन मिंग को तो उसके बॉस ने इस केस से हटा दिया था। तो लिन उससे पूछती है कि आखिर तुम क्यों इस केस पर इतनी मेहनत कर रहे हो। तो मिंग उसे बता देता है कि मेरे पास उस आदमी को ढूंढने के लिए एक दूसरा कारण भी है। असल में मुझे उस आदमी की कार के डैश कैम के फुटेज चाहिए क्योंकि उसके अंदर शायद मुझे कुछ ऐसे सबूत मिल पाए जिससे एक पुराना केस सॉल्व हो सके। इसके बाद ये दोनों लोग उस आदमी का पीछा करते हुए कैंग के उस सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाते हैं। मिंग तो वहां अकेला ही उसके अंदर जाना चाहता था, लेकिन लिन कहती है कि बिना पुलिस फोर्स के उसके अंदर जाना सेफ नहीं होगा। फिर इसके बाद ये दोनों अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचकर उन्हें ये सारी कहानी समझाते हैं। ये ऑफिसर भी असल में काफी पहले से यही चाहता था, तो ये लोग तुरंत ही एक हैवी पुलिस फोर्स लेकर उस अड्डे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इतनी सारी तैयारियों के बाद जब ये लोग उस गोदाम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कैंग तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ड्रग्स जैसी किसी भी इलीगल चीज का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। बल्कि पुलिस वालों को देखने के बाद भी कैंग तो इतना रिलैक्स नजर आ रहा था जैसे कि मानो वो कोई शरीफ आदमी हो। वो पुलिस वालों का मजाक उड़ाते हुए अपने आदमियों के साथ यहाँ से चला जाता है, लेकिन उन लोगों को यहाँ से जाने से पहले मायो की हेल्प से मिंग को उस आदमी की गाड़ी का डैश कैम मिल जाता है। इसके बाद जब वो अपने घर पहुंचकर इस डैश कैम के अंदर की फुटेज देखने लगता है तो इन लोगों को पता चलता है कि मायो का एक्सीडेंट करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि कैंग नाम का वही क्रिमिनल है जिसके खिलाफ ये लोग किसी भी तरह से सबूत ढूंढने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल इन लोगों के हाथ अब एक ऐसा सबूत लग चुका था जिससे वो कैंग को हिट एंड रन के केस में फंसाकर उसे जेल लाकर ठीक ठाक टॉर्चर कर सकते हैं। लेकिन इस सबूत को सीधा अपने सीनियर्स को देने के बजाय मिंग इस सबूत को लिन को देता हुआ कहता है कि इसके जरिए तुम कैंग को गिरफ्तार करके उस पर अपनी भड़ास निकाल सकती हो और साथ ही साथ आने वाले दिनों में तुम्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। फिर अगले ही दिन पुलिस वालों को एक टिप मिलती है कि इन लोगों को कैंग के एक नए अड्डे के बारे में पता चला है, तो अगर ये लोग आज रात अचानक ही वहाँ पर रेड मारते हैं तो इन्हें कैंग के साथ साथ उसके खिलाफ काफी सारे सबूत भी मिल जाएंगे। एक बार फिर ये लोग पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर जाते हैं, लेकिन इस बार भी इनके पहुँचने से पहले कैंग और उसके आदमी वहाँ से जा चुके थे, यानी कि इस बार भी पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता। मिंग के सीनियर ऑफिसर को काफी पहले से ही इस बात का शक था कि हमारा कोई आदमी कैंग की गैंग के साथ जरूर मिला हुआ है और फिलहाल अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि शायद मिंग ही वो आदमी है जो चोरी छुपे ये सब कुछ कर रहा है, और इसीलिए वो बिना कुछ दिमाग लगाए मिंग को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। मिंग को लगा था कि घोस्ट मैरिज करने के बाद उसका बैड लक गुड लक में बदल जाएगा, लेकिन अभी तक भी उसकी लाइफ में लफड़े खत्म नहीं हुए। तो इसी बात का फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए वो सीधा पहुंच जाता है मायो के पुराने बॉयफ्रेंड फ्रैंकी के घर पर और उससे कहता है कि अगर तुमने मायो से शादी कर ली होती तो आज मुझे उसके साथ घोस्ट मैरिज नहीं करना पड़ता। तो अब मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए अब तुमको ही मायो के साथ फिर से घोस्ट मैरिज करना होगा।
फ्रैंकी कहता है कि घोस्ट मैरिज तो दूर, मैं तो उससे नॉर्मल शादी भी नहीं करने वाला था। भले ही मायो मुझसे शादी करना चाहता हो, लेकिन वो मेरे लिए बस एक टाइम पास था। ये सुनते ही मिंग को गुस्सा आता है और वो उसे 2-4 पंच मार के उसका थोबड़ा तोड़ देता है। मायो ने भी उसके मुंह से ये सारी बातें सुन ली थी, तो जाहिर है कि उसके अंदर का दुख दर्द अब और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। वो चुपचाप उदास सा एक नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। मिंग उसे समझाता है कि वो लड़का तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं था, तो बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। मायो कहता है कि हाँ, मैं भी अब ये बात समझ चुका हूँ और वैसे भी मेरी ज्यादातर इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, तो अब समय आ चुका है कि मैं इस लोक को छोड़कर परलोक में चला जाऊँ। मिंग उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसके कातिल कैंग को अभी तक भी सजा नहीं मिली थी, लेकिन मायो काफी निराश था तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और फिर देखते ही देखते वो आसमानों की तरफ जाते हुए गायब हो जाता है। मायो को यहाँ से गए हुए अब 1 हफ्ता बीत चुका था, तो अब धीरे धीरे मिंग की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी मायो को मिस कर रहा था। फिर एक दिन अचानक से ही मायो उसके सामने आकर प्रकट हो जाता है। इस बार उसको अपने सामने देखकर मिंग सच में खुश था। मायो उसे बताता है कि मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन अभी भी मेरी मुक्ति का समय नहीं आया है। साथ ही साथ वो मिंग को एक और सीक्रेट बात बताता है। वो कहता है कि कल रात मैंने तुम्हारे सीनियर ऑफिसर कैप्टन जोंग को फोन पर किसी से बात करते हुए देखा। वो कॉल पर बातें कर रहे थे कि कैंग इस देश को छोड़कर जाने वाला है, तो किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में वही वो गद्दार आदमी है जो कैंग के साथ मिला हुआ है। इसके बाद जब ये दोनों मायो की मदद से कैंग के उस अड्डे पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पहले से ही गोलीबारी चालू है। खैर, किसी तरह बचते बचाते हुए मिंग अंदर तक पहुंच जाता है। वहां पर अपने सीनियर ऑफिसर को देखते ही मिंग तुरंत ही उनके ऊपर गन तान देता है। मिंग उससे कहता है कि अब समय आ चुका है कि तुम अपनी सच्चाई अपने मुंह से खुद ही बता दो। ये पुलिस वाला कहता है कि जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे तो हमारी कलीग लिन से ही ये टिप मिली थी कि आज रात कैंग इस जगह पर मिलने वाला है, और इसी बारे में मैं कल रात उससे ही फोन पर बात कर रहा था। इसी बीच यहाँ पर कैंग भी आकर इन दोनों पर गन तान देता है, लेकिन इन दोनों के लिए इतना ही झटका काफी नहीं था, क्योंकि अगली एंट्री पर तो इन दोनों को बहुत ही भयानक शॉक लगने वाला था। फिर कुछ ही पलों में लिन यहाँ पर पहुंचकर इन दोनों को ही गन पॉइंट पर ले लेती है। इन दोनों पुलिस वालों से इनकी गन छीनने के बाद वो इनको हथकड़ी पहनाकर यहीं एक जगह से बांध देती है। तो अब कहीं जाकर इन दोनों को ये बात समझ आती है कि हमारी पार्टी में वो असली गद्दार लिन ही थी। वही हर बार कैंग को पहले ही फोन करके सूचना दे दिया करती थी। असल में लिन पिछले कई सालों से कैंग से मिली हुई थी और उसके फाइनल प्लान का दिन आज आ चुका था। वो चाहती थी कि जिस दिन भी कैंग अपना सारा पैसा इकट्ठा करके इस देश को छोड़ने की कोशिश करे, वो उसी दिन कैंग का सारा माल लूटकर भाग जाएगी। वो कैंग के हाथों में चाकू मारकर उसे घायल कर देती है और फिर सही टाइम पर ये सारा माल लेकर यहाँ से भाग जाती है। फिर कुछ ही देर में कैंग के आदमी यहाँ पहुंचकर उसे बचा लेते हैं, लेकिन लिन को पकड़ने से पहले भी कैंग का असली टारगेट था इन दोनों पुलिस वालों को मारना। लेकिन इससे पहले कि वो मिंग पर गोली चलाकर उसे मार पाता, अचानक से ही मायो उसकी बॉडी में घुसकर उसे पजेस कर लेता है। कैंग का दिमाग अब पहले जैसा काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो उन पुलिस वालों को आजाद करने के साथ साथ अपने ही आदमियों के ऊपर गोली चलाने लगता है। इसी बीच यहाँ पर कुछ और भी पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और इन सारे लोगों के बीच आपसी फाइट होने लगती है। मिंग कैंग के आदमियों को बहुत ही कायदे के साथ पीटने लगता है, लेकिन इसी बीच कैंग पीछे से उसके ऊपर गोली चला देता है। पर इससे पहले कि वो मिंग को जान से मार पाता, उसका सीनियर ऑफिसर कैंग को शूट करके उसे खत्म कर देता है। यहाँ मिंग को भी गोली लगी थी, तो उसे घायल हालत में तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। मायो भी इस एम्बुलेंस के अंदर उसके साथ ही था। फिर जब काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम की वजह से ये एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही थी, तो जल्दी से मायो को जुगाड़ लगाकर इस एम्बुलेंस के लिए रास्ता भी बना लेता है। सही समय पर मिंग हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जिस वजह से उसकी जान बच पाई। मायो उससे कहता है कि अब मुझे मुक्ति मिलने का समय आ चुका है, तो बस कुछ ही देर के अंदर मैं हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाऊंगा। मिंग का शुक्रिया अदा करने के लिए मायो के फादर भी इस हॉस्पिटल में आते हैं। मिंग उन्हें बता देता है कि उनके बेटे का भूत पिछले कुछ दिनों से उसके साथ ही है और अभी भी मायो इस समय यहीं पर मौजूद है, तो अगर आप अपने मरे हुए बेटे से आखिरी बार कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मायो के फादर कहते हैं कि मैं अपने बेटे को बहुत मिस करता हूँ, और सच कहूँ तो मुझे उसके गे होने पर भी कोई ऐतराज नहीं था। बात दरअसल ये थी कि जिस लड़के फ्रैंकी के साथ वो रिलेशनशिप में था, मुझे अच्छे से पता था कि वो लड़का उसे धोखा दे रहा है, और इसीलिए मैं चाहता था कि मायो उसके साथ मिलना जुलना बंद कर दे। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो मेरे बेटे के साथ मेरी आखिरी मुलाकात होगी। मैं अच्छे से जानता था कि मायो के फोन का पासवर्ड फ्रैंकी को जरूर पता होगा, लेकिन उसके मरने के बाद जब मैं उससे मदद मांगने के लिए गया, तो फ्रैंकी ने मदद करना तो दूर, मेरी बात में कभी कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया। मेरा बेटा सच में एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन अफसोस की बात है कि उसने अपने लिए एक गलत पार्टनर को चुना। इसके बाद जब ग्रैनी की वजह से मेरी मुलाकात तुमसे हुई, तो मुझे लगने लगा कि शायद अब मैं अपने बेटे को इंसाफ दिला पाऊंगा। और फिर वो मिंग को थैंक यू कहते हुए उसे गले लगा लेते हैं। मायो भी वहाँ बैठा ये सब कुछ देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे तो ये पता ही नहीं था कि उसके फादर उससे कितना प्यार करते हैं, और अब आखिरकार मायो का दिल अपने पिता को लेकर हल्का हो चुका था। तो कुल मिलाकर अब मायो के पास यहाँ पर रुकने की कोई भी वजह नहीं बची थी, और इसीलिए वो मिंग को अलविदा कहने के बाद खुशी खुशी हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।